हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन स्टडीज। तो एज यू ऑल नो कि हमने जो अपना लास्ट वीडियो डाला था, मैंने आपको बताया था जो चैप्टर नंबर 1 है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका मैंने काइंड ऑफ आपको एक ब्लूप्रिंट दिया था। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है, मैटर क्या होता है। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, शुरुआत 50% ऑफ दिस चैप्टर कंटेंस मैटर। तो बहुत बेसिक बात मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ, आप सबको भी पता है मैटर आप बोलते हो एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो आपके लिए वो यही रहेगा, क्या हम एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज मास की जगह पे ये कह सकते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज वेट एंड एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस? क्या उसको मैटर बोला जा सकता है? मास की जगह पे वेट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए ठीक है, ये तो हुई मैटर की बात। आगे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मैटर की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी मैटर होता है, अभी मैं क्लासिफिकेशन भी करने वाला हूँ, हमारा अगला टॉपिक है जब मैटर को क्लासिफाई किया जाएगा। कोई भी मैटर जो होता है वो इट इज मेड अप ऑफ, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और आप ये बात याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, वो क्या क्या हो सकते हैं? वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस, कंपाउंड्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहली चीज जो हमें अपने ध्यान में रखनी है कि एनी मैटर इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ इट्स फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। दूसरा यहाँ पर हम मैटर की इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मैटर बोल दिया, तो बहुत सारे इसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। ये जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एनटीपी। अब आपको ये पता होना चाहिए एनटीपी को क्या बोला जाता है। एनटीपी और इसको बोल दिया जाता है आरटी। एनटीपी इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और इसी को क्या भी बोल दिया जाता है आरटी, यानी कि रूम टेम्परेचर। तो कोई भी जो मैटर है उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एट एनटीपी यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एनटीपी पर टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज योर 1 एटीएम और वॉल्यूम होता है अराउंड 22.4 लीटर। ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा एट एनटीपी यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस जो भी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये दे आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये लगातार क्या करते हैं, मूवमेंट चलती रहती है। और ये जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट बिल्कुल भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाऊं, मैंने कहा फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर मैंने कहा ये है मैटर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऐसा कभी भी नहीं होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे आप बोलो सर ये जो मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में ही होगी या जेड डायरेक्शन में ही होगी या पर्टिकुलरली वाई डायरेक्शन में ही होगी। ये जो भी मोशन होती है मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, ये क्या होती है, एकदम रैंडम है। जैसे अगर यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट तो ये कहीं पर भी ये किसी भी एक्सिस में रेंडमली क्या कर सकता है, मूव कर सकते हैं। और अगर आपका मैटर लिक्विड या गैसियस स्टेट में हो तो इस रैंडम मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर का एक स्पेसिफिक नाम होता है, जिसको आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ने जा रहे हो। इसको बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। दिस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो यहाँ पर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है, दूसरा क्वेश्चन आपसे फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर, कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइएगा कि जो ब्राउनियन मोशन है इसकी डिस्कवरी किसने की थी। चलिए हम आगे चलते हैं, हमने दूसरी फीचर के मैटर की देखी कि एट एनटीपी और रूम टेम्परेचर मैटर के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो लगातार क्या करते हैं, दे आर इन स्टेट ऑफ इंस्टेंटली दे आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। लिक्विड गैस के केस में इसको बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। हम आगे चलते हैं और मैटर की फीचर नंबर 3 देखते हैं। मैटर की फीचर नंबर 3 की है, आप ये बात याद रखेंगे, किसी भी प्रकार का मैटर होगा, आगे हम उसका क्लासिफिकेशन तो करने ही वाले, बी सॉलिड लिक्विड गैस एक्सेट्रा। जो भी मैटर है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में प्राइमरली दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस आप बोलते हो IMD, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, या इसको क्या भी बोल दिया जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग। इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड ये डिटरमाइन करता है कि आपका मैटर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है।
ये जो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, जैसे जैसे आप अपनी आगे की क्लासेस में जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि मैंने कहा था आपको ये जो चैप्टर है ये अलग अलग चैप्टर का, केमिस्ट्री के 11th और 12th के चैप्टर का बेसिकली क्या एमेलगमेशन है। तो आपको वहां जाके ये पता चलेगा, केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़ोगे, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बातें यहाँ पे हो रही है, दीज आर बेसिकली वेंडरवॉल फोर्सेस, VWF। बहुत ही सारे टाइप्स हैं वेंडरवॉल फोर्सेस के, जैसे कि लंदन फोर्स क्या होती है, केजन फोर्स क्या होती है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इनकी बातें हम आगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में होने वाली है। मैंने कहा जो भी मैटर है वो जितनी स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है, प्राइमरली इन दोनों का मैग्नीट्यूड ये डिटरमाइन करेगा कि मैटर आपका कौन सी स्टेट में जाने वाला है। जैसे आपने बहुत बार अपनी जूनियर क्लासेस में ये सुना है, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, आप बहुत बार ये कह देते हैं कि जो भी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होती है इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग होगी बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि आप ये फॉर्मूला आगे पढ़ने वाले हो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली व्हाट, डिस्टेंस। तो अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगी। मैंने इसलिए बोला था इंटरमोलिकुलर फोर्स एज वेल एज इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस या स्पेसिंग होती है उसका मैग्नीट्यूड ये डिटरमाइन करता है मैटर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है। लिक्विड में आपको पता है इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है या वेंडरवॉल फोर्स है और इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है ये कहाँ लाई करती है, बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। अगर यहाँ पर गैसेस स्टेट ऑफ मैटर की बात की जाए तो आप जानते हो सर इन केस ऑफ गैसेस स्टेट ऑफ मैटर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो जाती है बहुत ही ज्यादा कम। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी इस वजह से आप बोलोगे सर जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या स्पेसिंग है वो क्या होती है, दे आर मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ तक अभी देखिए हमने पहले क्या बात की, मैटर क्या होता है, दूसरा मैटर की इंपॉर्टेंट फीचर्स या प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर दी है। इसी कड़ी में आगे चलते हैं और हम यहाँ पे बात करते हैं। अब अभी मैटर देख लिया, मैटर की प्रॉपर्टीज भी देख ली। मैटर की ऑफकोर्स और भी टाइप की प्रॉपर्टी होती है, जैसे क्वालिटेटिव क्या होती है, क्वांटिटेटिव, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू स्टडी इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहली चीज मैटर का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के प्राइमरली अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स हम मैटर को क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफाई करने जा रहे हैं। और यही आपने काफी बार पढ़ा, अगर फिजिकल स्टेट या फेज के बेसिस पे अगर आप मैटर को क्लासिफाई करने जा रहे हो तो दे आर बेसिकली नोन एज वन स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो आप सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट पढ़ते हो जनरली वो क्या फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगली चीज हमें देखनी पड़ेगी मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बोला जाता है मैटर इज ऑफ टू टाइप्स, एक को बोला जाता है प्योर सब्सटेंस एंड अदर थिंग इज मिक्सचर्स। इनके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कि प्योर सब्सटेंस भी फर्दर एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड कर दिए जाते हैं। और मिक्सचर तो आप जानते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनकी बात हम आगे आने वाले लेक्चर्स पे करेंगे। पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। तो मैंने जैसे कि बोला, आप जानते हो फिजिकल स्टेट के बेस पे जो हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं मैटर को, वही क्या होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। जनरली ऑन द बेसिस ऑफ इट वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और तीसरी क्या होती है, तीसरी को बोला जाता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। आपने अगर कभी इस चीज के ऊपर ध्यान दिया होगा अपने 9th 10th या इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ 11th 12th का भी, आप क्यों बहुत मैक्सिमम टाइम आप सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट की मैटर की बात करते हो, जबकि मैटर की तो कई सारी स्टेट है। अगर आपसे मैं बताऊं एट प्रेजेंट देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 10+ स्टेट्स ऑफ मैटर जो एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर बात की जाए 2021 में
एक और स्टेट ऑफ मैटर को साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर कर लिया गया है। क्या आप कमेंट सेक्शन में नाम बता सकते हैं कौन सी स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कवरी की है हाल ही में ऑन ऑन क्या कहते हैं 2021? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या तो आप एक काम और कर सकते हो, इस वीडियो को यही पॉज करो और क्या कहते हैं सोचिए, अगर आपने पढ़ा है तो फिलहाल अगर आपने वीडियो पॉज करके देखी होगी तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जो स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर करी थी साइंटिस्ट ने, उसका नाम क्या था? लिक्विड ग्लास। जनरली बात ये की जा रही है कि मैटर की तो बहुत सारी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने फोर्थ स्टेट भी सुनी है। फोर्थ स्टेट को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। के बाद आती है पांचवी। पांचवी को बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडक्शन। इन्हें जनरली नहीं पढ़ा जाता, इसके पीछे भी रीजन है कि सर क्यों हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट ऑफ मैटर की क्यों बात कर रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम। उस रीजन में मैं नहीं जानता, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम इस पे एक अलग से सेशन लेके आएंगे कि क्यों सर मैक्सिमम सॉलिड, लिक्विड और गैस, स्टेट ऑफ मैटर की बात होती है। फिर फिलहाल मैं इसमें नहीं जाता हूँ। हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है? अब आप ये बात याद रखेंगे कि प्राइमरली मैटर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है, इट डिपेंड्स अपॉन टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होती है जिसको बोला जाता है री इनफोर्सिंग री इनफोर्सिंग फोर्स। रीइंफोर्सिंग फोर्स यानी कि जो बेसिकली एक ऐसी टाइप की फोर्स है जो अगर मेटल चाहता है कि मैं सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करूं, तो ये जो रीइंफोर्सिंग फोर्स होगी मेटल को सपोर्ट करती है कि ठीक है, अगर आप चाहते हो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना तो आप सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करो। और बेसिकली से वो क्या बोल दिया जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी हम बात कर रहे थे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है वो आपकी क्या होती है? रीइंफोर्सिंग। दूसरी होती है इट इज योर डिसरप्टिव फोर्स। डिसरप्टिव फोर्स जो कि नहीं चाहेगी, अगर मैटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो ये फोर्स क्या करेगी? उसका अपोज करती है कि मैटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ना करे। और बेसिकली इसी को बोल दिया जाता है थर्मल एनर्जी। इट इज नोन एज थर्मल एनर्जी। और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है के बी ए। टी इज योर टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में होगा। ये केवी के ये केवी को बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात हम आगे भी करने वाले अपने आने वाले लेक्चर में, तब आपको पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी भी। बोल्ट्जमैन की लुडविग हैंडबुक बोल्ट्जमैन इनका नाम था। अगर आप में से जो 12th क्लास में चले गए होंगे, जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी फिजिक्स में, तो थर्ड लॉ आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ा है तो वहां आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, एस इज इक्वल टू के वी एल एन डब्ल्यू। आपको पता है ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसीलिए मैंने कहा था जो पहला चैप्टर है वो बेसिकली अलग अलग चैप्टर से कुछ कुछ बातें उठाई गई है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है बेसिकली अपने पास दो फोर्स होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी। इन दोनों के बेसिस पे या इन दोनों के मैग्नीट्यूड से ही ये बताया जाता है कि मैटर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है। अब अगर मैं बात करता हूँ आपकी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जनरली ये बोल दिया जाता है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है दे आर मच मच ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने कहा एक मैटर है, इसके मैं यहाँ पर 5 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ले ठीक ड्रॉ करूंगा। तो इन पांचों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में आप ये देख सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर, जैसे कि एटम्स है, तो इस वजह से क्या होगा? अगर सर अगर फोर्स ज्यादा होगा तो डिस्टेंस अपने आप ही क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए तो आप अपनी जूनियर क्लासेस में ये पढ़ते हो कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर वो होती है जिसका ये एज वेल एज वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है। शेप और वॉल्यूम दोनों ही चीजें क्या होती है? दोनों ही चीजें फिक्स या कांस्टेंट होती है। इसका मतलब जो आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे कि शेप और वॉल्यूम सॉलिड स्टेट में फिक्स रहती है, वो आपने बेसिकली इस चीज का बहुत ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड इंटरप्रिटेशन पढ़ा है। इसी चीज को हमने बहुत हल्के में पढ़ा है, बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ा है कि सॉलिड वो है जिसमें शेप और वॉल्यूम क्या रहती है? फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। सॉलिड आप जानते हो रिजिड नेचर के होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? थर्मल एनर्जी से बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मेरे हाथ पे, आप देख सकते हो ये पेन है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको पता चले सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है
25 डिग्री सेल्सियस पर जो भी थर्मल एनर्जी होगी वो इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि इस मैटर की स्टेट को क्या कर पाए, चेंज कर पाए, क्योंकि इन जो फोर्सेज है इनको तोड़ने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनफ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी पेन के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं इसको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाल के माचिस की तीली लगा के अगर मैं इसको जला रहा हूँ तो क्या इसकी स्टेट चेंज होगी? बिल्कुल आप बोलोगे सर ये पहले लिक्विड में जाएगा फिर क्या हो जाएगा इसका गैस स्टेट में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। वट एवर जो भी टेम्परेचर होगा, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस प्लस होगा, तो मतलब जो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तब जाके स्टेट क्या हुई, इसकी स्टेट चेंज हुई। क्योंकि तब क्या हुआ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मल एनर्जी से ज्यादा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। इसे बोला जाता है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। दूसरी चीज आप ये भी जानते हो उससे क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या कोई इफेक्ट है सॉलिड के ऊपर? तो आप जानते हो सॉलिड्स आर बेसिकली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। प्रेशर में भले ही कितना ही अप्लाई करो इस पेन के ऊपर, इसकी स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगी, ये कभी भी लिक्विड या गैस में नहीं जाएगा। लेकिन वही अगर मैंने बोला इसके ऊपर मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया तो तब जाके क्या होगा, इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। इसे बोला जाता है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो बच्चे भी ऑलरेडी 12th में हैं, जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी है, ये भी सॉलिड की और लिक्विड या गैस के लिए मार्क लगाने सबसे एडवांस डेफिनेशन नहीं है। सबसे एडवांस डेफिनेशन जो होती है स्टेट्स ऑफ मैटर की, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आपने से जिन बच्चों ने 11th क्लास में फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी है तो उन्होंने एक लॉ जरूर पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा होगा। तो आपने वहां पर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो जब आप एक बार थर्मोडायनेमिक्स से होके गुजर जाओगे तब आप सॉलिड, लिक्विड, गैस की सबसे एडवांस डेफिनेशन दोगे कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही exist करती है। तो चलिए आगे चलते, ये हमने पढ़ा सॉलिड के बारे में। आगे चलते लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में भी यही बोला जाता है कि सर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये थर्मल एनर्जी से ज्यादा होगी, लेकिन सॉलिड से ज्यादा नहीं हो सकती। देखिए अभी मैंने सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर लिखा था तो मैंने वहां क्या बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मच मच ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल एनर्जी। यहाँ पर भी मैंने भले ही लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मल एनर्जी से ज्यादा है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, मतलब कम होती है। ठीक है, इसीलिए बोल दिया जाता है कि लिक्विड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी, कुछ ना कुछ मोशन वहां जरूर होता है। इसीलिए हम अपनी जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ते थे सर, जो लिक्विड है उसका जो शेप है वो क्या रहता है, वो इनडेफिनिट रहता है। इनडेफिनिट है या फिक्स नहीं है। वेयर है जो वॉल्यूम है लिक्विड की वो काफी डेफिनिट रहती है। वो बेसिकली किसी चीज का आप इंटरप्रिटेशन करते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कोर्स किससे ज्यादा होगी, थर्मल एनर्जी से ज्यादा होगी। इसी के चक्कर में शेप उसकी इंडेफिनिट होती है, वॉल्यूम डेफिनिट होती है। और वही बात सर प्रेशर का क्या रोल रहेगा लिक्विड के केस में भी, तो लिक्विड के केस में भी आप यही बोलोगे, लिक्विड जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बोतल है, वाटर बोतल में पानी है, आप प्रेशर लगा के उसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकते। जनरली टेम्परेचर को ही क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को रोल में लेना पड़ता है। कैसे चेंज होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दूं, वाटर के केस में सॉलिड से लिक्विड किस पे जाएगा, लिक्विड से गैस, डायरेक्टली सॉलिड से गैस। आपका चैप्टर इक्विलिब्रियम, वहां पर आपने जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। जब आप फेज इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तब आप देखोगे जैसे सर वाटर ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस में कैसे जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की एक्शन से। आखिरी चीज आती है आपकी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैस स्टेट में बिल्कुल उल्टा होगा, आप जानते हो सर। अब जो थर्मल एनर्जी है ना वो थर्मल एनर्जी किससे ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है। वो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है इसीलिए तो आप बोलते हो गैसियस मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक कहीं यहाँ पर होगा, एक बहुत दूर, बहुत दूर, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूरी पर रहते हैं थर्मल एनर्जी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आप बोलते हो सर गैसेस के केस में उनकी शेप एज वेल एज जो उनका वॉल्यूम होता है ये दोनों ही क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता है, नॉट फिक्स्ड। और ये बात भी आप याद रखेंगे, गैसेस स्टेट में जो इनका वॉल्यूम है उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का एक सिग्निफिकेंट क्या रहता है, एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट रहता है। आगे चल के हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूँ चैप्टर आपका स्टेट्स ऑफ मैटर,
स्टेट्स ऑफ मैटर आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां पढ़ने वालों टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट रहते हैं किसी भी गैसेस के वॉल्यूम के ऊपर, कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या है, गैस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यही 3 स्टेट ऑफ मैटर जो आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़नी। स्टेट ऑफ मैटर ज्यादा भी होता है, मैंने अपने प्लाज्मा की बात नहीं की है, ना ही मैंने अपना बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात की है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो ये था सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में एक छोटी सी बात, जो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी मेटल है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर सबसे आसान एग्जांपल होता है, तो इसकी जो भी स्टेट है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, इसको सर चेंज किया जा सकता है। दे आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर विद द एक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। आप जैसे ही चेंज करोगे, ये बेसिकली क्या होती है, किसी भी मैटर की, जैसे यहाँ पर आज आप टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हो, आगे चल के जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, आप देखोगे सर जो टेम्परेचर और प्रेशर है, दे आर बेसिकली द थर्मोडायनेमिक स्टेट्स और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ऑफ सिस्टम, जो उस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में काफी कुछ बताते हैं आपको। टेम्परेचर प्रेशर आगे चल के आप और पढ़ोगे। एस को बोलते हैं एंट्रोपी, और वी को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम। एस पी टी वी थर्मोडायनेमिक स्टेट है। काफी डिस्कशन करने नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम चलेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है, ऑल दीज स्टेट्स ऑफ मैटर विद द एक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।